आज इस छोटी सी वीडियो में एक सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। अगर आपको जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही काम की ये वीडियो है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऐसे थे जो पहली बार जो यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, या फिर इन्होंने बोर्ड एग्जाम दे करके या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत सारे एग्रीकल्चर जो नए स्टूडेंट हैं, इनको ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ क्या होती है और कैसे ये मतलब इसका जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है ना। देखिए, जो ये जिस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, इससे बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो इस स्कीम के बारे में जानते हैं, और जो खास करके जो नए स्टूडेंट हैं वो इस स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर वो जानते भी हैं तो इनको फुल तरीके से जो है इनको जानकारी नहीं होता है ये चीज़ कैसी होती है, और इस चीज़ को करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है मेरे कैरियर में। ठीक है ना। तो हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आप सभी को अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ये स्कीम केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर वो बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ना चाहता है, तो इस ट्रेनिंग करने के बाद जो है आप कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन ये केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर जो नए स्टूडेंट हैं, जिस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से ही प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे ही एक वीडियो मैंने डाल रखा है। वहाँ पे दो वीडियो पड़ी हुई है। वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, मैं इसको आइकन पे लिंक लगा दे रहा हूँ। खास करके जो नए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आपको जानकारी वहाँ पे पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एसी एंड एबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। खास करके बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो जानते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं। क्योंकि जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखा है, खास करके वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट इस स्कीम के बारे में जानते हैं। लेकिन जो नए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने यूपी बोर्ड से बीएससी किया है, या फिर जो है जिन्होंने बीएससी किया है, यूपी बोर्ड से एग्रीकल्चर किया है, तो उनको जो नए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं इस स्कीम के बारे में इनको बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, 2002 से स्कीम चलाई जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे अभी तक कोई स्कीम बनी ही नहीं है जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के, देखिए आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर एक ऐसा एक बड़ा सा एक क्षेत्र है जहाँ भी कोई चीज़ की वहाँ पे सीमा नहीं होती है। ठीक है ना। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आइडिया लगाया कि जब एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, अगर वो एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो गवर्नमेंट जॉब है वो अपने आप में मुश्किल, बहुत तो मुश्किल हो गया है मिलना। ये मुश्किल इसलिए हो गया कि जो है आपको मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए, एमएससी भी कर लिए, और पता लगा जो है कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो वैकेंसी अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली की सिचुएशन को बहुत सारे देख करके ऐसे बहुत सारे मन में जो है थोड़ा डाउट्स रहते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये स्कीम एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम को अगर चलाया जाए, तो इससे क्या होगा, लाखों एग्रीकल्चर स्टूडेंट को वहां पे बेनिफिट होगा। तो जो इस स्कीम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं किसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में इनको एडवाइस करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको बताने के प्रयास करता हूँ, उनको बहुत चीज सारी चीजें मैं इनको दिखाने का जब प्रयास करता हूँ, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, क्योंकि मैं जिस ट्रेनिंग को बता रहा हूँ, वो ट्रेनिंग मैंने कई एग्रीकल्चर स्टूडेंट को मैंने जोड़ा है, और उनको मैंने ट्रेनिंग पूरी तरह से मैंने उनको करवाया भी है। ठीक है। तो ये जो एसी एंड एबीसी जो ट्रेनिंग है, इसको करने के बाद, जैसे ये ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग ये होती है कि अगर इस ट्रेनिंग की करने के बाद, ठीक है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस।
ठीक है, समझना है उसको, तो थोड़ा ध्यान से समझना है उसको, ठीक है ना। देखिए, एग्री क्लिनिक का मतलब होता है कि आप जो खाद बीज और जो दवा की दुकान खोलते हैं, ये जो है एग्री क्लिनिक के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। एंड एग्री बिजनेस का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो, इस ट्रेनिंग को, एसी एंड एबीसी ट्रेनिंग को करने के बाद जो है आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग 45 डेज की होती है। इसकी जो फीस होती है, मैंने जो वीडियो पे आइकॉन पे लिंक लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप इस वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी जानकारी बताई गई है कि ये ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ट्रेनिंग की फीस कितनी होती है, ट्रेनिंग कौन करवाने के लिए आता है, कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो पे आप लोग क्लिक जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जब मैं किसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जब मैं इसके बारे में, एसी एंड एबीसी के बारे में एडवाइस करता हूँ, सलाह देता हूँ, तो सबसे पहले ये जरूर पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि अगर मैं इस ट्रेनिंग को करता हूँ तो मैं मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए ताकि हमारे लाइफ लाइन के लिए वो अच्छा रहे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे एक चीज़ें हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे दो बिजनेस का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ जहाँ पे आप अपने लाइफ लाइन के फेल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, जैसे एसी एंड एबीसी यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री सेंटर स्कीम को करने के बाद जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसे आप एग्री क्लिनिक की शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं, आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं, आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक प्रकार से मिक्स फार्मिंग भी कर सकते हैं, या बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आटा की फैक्ट्री हो गई, आप लगा सकते हैं। इस ट्रेनिंग को करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको पैकेज दिया जाता है, यानी जो आपको जो ट्रेनिंग करने के बाद जो लोन सेंक्शन होता है, जो बैंक के द्वारा लोन सेंक्शन किया जाता है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्कीम चलाई जा रही है ये केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही चलाई जा रही है। इसमें सबसे अहम बात है कि जैसे अगर ओबीसी हो, ओबीसी जनरल की जो सब्सिडी मिलती है वो 36% सब्सिडी है, और एससी एसटी एंड वुमेन इसमें जो है 44% सब्सिडी है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक है ना, और लोन के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जहाँ से आप लोन लेकर के बहुत सारे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस ट्रेनिंग को करते हो, ट्रेनिंग को करने के बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलने के बाद आपके इसमें जो है जो रीपेमेंट का जो टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा टाइम आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे इसमें ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप नए बिजनेसमैन हैं, अगर आप वो बिजनेस आपका चल रहा है तो आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप वाइज में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जो है वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का आपको इस स्कीम के तहत आपको दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है चार चार लोगों का ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप में से जैसे कोई करता हो जो एमबीए करा हो। ठीक है, एमबीए करा हो, जो एग्रीकल्चर से एमबीए करा हो, तब जाकर के वो ग्रुप वाइज अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो आप डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना लोन ले रहे हैं इस स्कीम के तहत। तब जाकर के आपको बहुत सारी जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग कर लिया हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, बट अभी तक मेरी सब्सिडी नहीं आई। देखिए, सब्सिडी ना आने का मात्र एक ही रीजन होता है कि आपने सही तरीके से जो है लोन कराते समय आपने ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि जो बैंक मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के बहुत सारा आपके विषय में नहीं सोचता है। आपको लोन सेंक्शन कराने के समय आपको खुद स्कीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सब्सिडी कैसे होती है, मुझे कौन सा लोन कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, ताकि आपको बाद में सब्सिडी लेते समय आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ये रही बात। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एसी एंड एबीसी जो ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप एग्री क्लिनिक करते हैं तब भी मार्केटिंग में बहुत सारे, आपके मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है। क्योंकि कंपटीशन से नहीं डरना है, क्योंकि जितना अच्छा, जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उतनी बेहतरीन आपकी जो है वहाँ पे मार्केटिंग वैल्यू आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना, दूसरी चीज़ है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो तब वहाँ पे आप फेलियर होने के चांसेस आपके वहाँ पे 100% बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारा डेयरी फार्मिंग है जो मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाते हैं, तो मेन रीजन है कि अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो डेयरी फार्मिंग भी वहाँ पे डूब जाएगा। तो आज यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, जो आपको विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है कि कौन चीज़ें करूँ, कौन चीज़ें नहीं करूँ। देखिए, अगर आप एग्री क्लिनिक करते हो, मैं तो कहता हूँ दो बिजनेस हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दो बिजनेस तो हमारे लिए ध्यान में बहुत तो चीज़ें जो है समझ में आती हैं। पहला बिजनेस जिसका मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा,
दूसरा बिजनेस इसका मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है ना। पहला बिजनेस जो मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, एग्री क्लिनिक, यानी जो खाद बीज की जो दुकान होती है, ये भी अपने आप में एक तरह से बहुत एक प्रकार से एक अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको ट्रेनिंग करने के बाद ये मैं इसका पहला प्रेफरेंस मैं देता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो पहला प्रेफरेंस जो है खाद बीज और दवा की दुकान ही है, ठीक है ना। दूसरा बिजनेस में जो प्रेफरेंस देता हूँ वो होता है डेयरी फार्मिंग का। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं डेयरी फार्मिंग करता हूँ, अगर डेयरी फार्मिंग नहीं कर पाता हूँ तो मेरा जो पैसा होता है वो लॉस में हो जाता है। यही चीज़ें हैं कि अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो आप जो है डूब जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप एग्री क्लिन आप आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा कि हमारे मार्केट में अगर मैं एग्री एग्री क्लिनिक खोलता हूँ तो हमारे मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। अरे मेरे भाई, जरा आप ये सोचिए कि अगर आप एग्री क्लिनिक की शॉप खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप जरा ये दिमाग लगाइए, क्योंकि आपके मार्केट में जो दुकानें हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। आप तो नॉलेजदार हैं, आपने जो है यूपी बोर्ड से एग्रीकल्चर पढ़ाई किया है, इसके बाद 4 साल आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है। अरे आपसे बेहतर इस बिजनेस के बारे में कौन जान सकता है, इस बिजनेस के बारे में कौन जान सकता है, और किसान को आपसे बेहतर कौन समझा सकता है। आप तो किसान को बहुत सारे एडवाइस दे सकते हैं, बहुत सारी जानकारी किसान को दे करके अपनी खाद बीज और दवा को वहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको एग्री क्लिनिक में कौन कौन सी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि अगर आप एग्री क्लिनिक यानी खाद बीज की दवा की अगर दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शुरुआती में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान चलिए कि अगर शुरुआती में अगर लगाते हैं तो आपके कम से कम आपके इतना बैलेंस होना चाहिए, कम से कम 3-4 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, जो आप एग्री क्लिनिक शॉप को बहुत बेहतरीन तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस में सबसे पहले स्टार्टिंग चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शॉप खोल रहे हैं यानी खाद बीज की अगर दवा की दुकान आप खोल रहे हैं तो आपको पहली चीज़ है कि आपको उधारी नहीं देना है, ठीक है ना। अगर आप उधारी देते हो तो आप शुरुआत में ही मार खा जाओगे, ठीक है ना। जब भी किसान को आप दवा दीजिए, किसान को बीज दीजिए, किसान को खाद दीजिए, तो उसको एक अपने अनुसार अपने नॉलेज के अनुसार उसको गाइडेंस करिए, ठीक है ना। आपको क्या क्या करना है आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की दुकान आपने ट्रेनिंग करने के बाद आपने एग्री क्लिनिक की शॉप खोल ली, ठीक है ना। अब जो है क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो केवल बीज बेचते हैं, किसानों को देते हैं, खाद देते हैं, दवा देते हैं, लेकिन उनको केवल देने से मतलब है, ठीक है ना। किसानों के पास किसान क्या समस्या है, किसान को समस्या को कैसे जूझ रहा है, आप उस समस्या को समझे, कैसे समझने की आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने शुरुआत में शॉप खोली, देखिए आप नए हैं, आप मार्केट में जब भी उतरेंगे तो आप नए रहेंगे, ठीक है ना। इस समय किसान को कैसे अपने तरफ से जो है इनको खींचना है ना। यानी किसान, देखिए मेन चीज़ क्या होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है बिहेवियर, ठीक है, आपका नेचर, ठीक है ना। आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है ना, ये सब किसान आपको देखता है। लेकिन किसान के प्रति आपको क्या करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने शॉप खोला, ठीक है ना, तो आपने देखिए शुरुआती में थोड़ा टाइम लगता है, बिजनेस आप कोई भी करोगे थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम आपको 3 से 4 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने शॉप खोला, आपके आपके दुकान पे फार्मर्स नहीं आ रहे हैं, किसान नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है आपको वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। आपको कंटिन्यू अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। एक समय ऐसा आएगा कि इतना अच्छा से आपका बिजनेस डेवलप कर जाएगा कि और जो बिजनेस वाले हों पिट जाएंगे, लेकिन आप अपने नॉलेज के हिसाब से करोगे तब, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने शॉप खोला एग्री क्लिनिक की, ठीक है ना। जब भी आपने शॉप खोला तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने किसान आपके दुकान पे नए आ रहे हैं, ठीक है ना, पहला काम करना आपके पास एक जो है एक बढ़िया मेंटेन आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में कंटिन्यू आपके दुकान पे जितने भी किसान आते हैं, किसान का नाम, पहली बात किसान का, उस डायरी में किसान का नाम, किसान का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसान व्हाट्सएप लाता है उसका अकाउंट नंबर, उसका जो है नंबर जो है, किसान किस गाँव से आ रहा है, किसान कौन सी दवा ले रहा है, कितने प्राइस की दवा है, ये सारी चीज़ें आपको अपने डायरी में मेंशन करके रखना है। आप इसको क्यों करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपके लाइफ लाइन के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगर किसान कहता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आपको आवश्यकता रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस में आपने जो है फर्स्ट टाइम मार्केट में आप नए आए हैं, आपने नई दुकान आपने खोला है, ठीक है, खाद बीज की। तो किसान को सबसे पहले आप जो दवा बताइए, ठीक है, उस दवा को बारे में आपको विशेष नॉलेज होना चाहिए। किसान को बताइए इस दवा को
उस तरीके से इसको छिड़काव करिए। आप इतना मतलब आपको एक प्रकार से नॉलेज होना चाहिए कि आपको जब स्वयं नॉलेज होगा तभी आप दूसरों को, किसानों को बताने में सक्षम रहोगे। ठीक है ना? ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ना? आप किसान के फील्ड पे जाइए, है ना? जब भी आप दुकान खोलिए तो उसका बहुत सारा उसका प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो बिज़नेस का जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो होता है प्रचार प्रसार का। आप जितने ज़्यादा प्रचार प्रसार करोगे उतने ज़्यादा आपकी बिज़नेस ग्रोथ होने के चांसेस जो है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? आप जो है एक अपने जिस नाम की आपकी दुकान है, उस नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ठीक है ना? उस आपके किसान आपकी दुकान पे जितने नए किसान आ रहे हैं, उस किसान का कॉन्टैक्ट अपने ग्रुप में जोड़ते हुए आप चले जाइए, ठीक है ना? जोड़ते हुए चले जाओगे, जब भी आपको आपके पास कोई एक नई चीज़ें आती हैं, तो आप जो है फट से उस ग्रुप पे डाल दो, ठीक है ना? आप जिस नाम से आप ग्रुप बनाए रहोगे, अपने दुकान के नाम से, अपने नाम से जो कोई भी ग्रुप जब क्रिएट करोगे वहाँ पे, तो जो भी चीज़ें आपने आपकी दुकान पे कोई नई अ, दवा आई, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, मतलब इससे क्या होगा, ग्रुप बनाने से थोड़ा किसानों को जो है वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, आप भी जो है फ्री रहोगे, है ना? आपको बस टाइप करके डाल देना है कि हाँ, हमारे पास खाद आ गई है, हमारे पास बीज आ गया है, हमारे पास ये चीज़ ये सीड इस समय अच्छा चल रहा है ना? तो जब आप अपने ग्रुप पे डालोगे तो किसान आपसे जो है मोटिवेट होगा, आपसे अधिक से अधिक फार्मर्स आपसे जुड़ने का वहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है ना? और ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे जो दुकान खोलते हैं तो शुरुआत में ही जो है किसान से 1-2 रुपए चार्ज से ज़्यादा लेने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना? जहाँ तक आप प्रयास करें, आप उचित रेट में किसानों को दवा, खाद, बीज इसको आप प्रोवाइड कराइए, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसान को आप दवा दीजिए तो आप प्रयास करिए थोड़ा टाइम दे करके किसान के घर पे जाइए, ठीक है ना? किसान पे घर पे जाइए, किसान के फील्ड में देखिए कि हाँ, किसान कौन-सी फसल लगा रखा है, किस फसल के लिए दवा ले रहा है, उस दवा का नाम भी अपने डायरी में लिखिए कि दवा कितने का है, उसका नाम भी लिखिए और फार्मर्स को भी ज जब दीजिए तो इसको आप अच्छी तरह से उसको नॉलेज करिए, ठीक है ना? नॉलेज इसको दीजिए। ये दवा आपको इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले आप अपने ग्राम सभा में एक बड़ी सी सभा बनाइए, वहाँ पे आपको कई लोगों के साथ अपनी मीटिंग करिए, है ना? अपने बिजनेस के बारे में उनको बताइए कि ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग, आपके जो फार्मर्स हैं, अगर आप सही चीज़ कर रहे हो, आपके पास सही जानकारी है, सही नॉलेज है, अगर आपके पास किसानों के साथ आपका सही लगाव है, तो किसान नहीं है, किसान ऐसा है कि आपका किसान आपका सहयोग करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो जब भी आप खाद बीज की दुकान खोलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नया करना है, क्योंकि अगर आप नया नहीं करते हो तो आप मार्केट में पिट जाओगे, ठीक है ना? आप अपने एग्रीकल्चर नॉलेज के हिसाब से आपको नया करना है, कुछ नई चीज़ें आपको ऐड करना है, ठीक है ना? आप बैनर लगवाइए, आप जो है अपने दुकान के सामने कुछ नया फ्रंट लिखिए वहाँ पे, है ना? नई नई चीज़ें आप मतलब वो दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ों को विचार करिए, है ना? नई नई चीज़ें जब भी आप विचार करो, जब भी आपके माइंड में आएगा तो वहाँ पे किसानों को बताने में आपको आसान रहेगा, ठीक है ना? ये हुआ पहला बिजनेस। अब जो दूसरा बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है उसको, वो डेयरी फार्मिंग। लोग कहते हैं डेयरी फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा फेलियर होने का चांसेस है, वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बिज़नेस है, सबसे बेस्ट बिज़नेस है। ठीक है ना? अगर आप एग्री क्लिनिक एंड एग्री वेज सेंटर स्कीम ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो आजकल तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेयरी के लिए बहुत सारे लोन जो है सब्सिडी के साथ आपको दे रही है। ठीक है ना? लेकिन डेयरी फार्मिंग क्या करना है? ठीक है, डेयरी फार्मिंग क्या करना है, जब भी आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग में करते हैं तो आपको ध्यान देना है, दो चीज़ करना है। आपको सबसे पहले तो पशु को भी पालना है, पशु को पालने के साथ साथ आपको मिल्क कलेक्शन भी करना है। ठीक है? जब आप मिल्क कलेक्शन करोगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ फायदा हो जाएगा। ठीक ठीक है? तो कैसे करना है? जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने डेयरी के लिए लोन लिए, ठीक है? एसी एंड एबीसी के तहत आपने लोन कराया, ठीक है ना? जब भी आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ जब भी मैनेजर के सामने जब वहाँ पे लेने जाओगे तो आप सही चीज़, जो बैंक मैनेजर होता है उसको कोटेशन देना पड़ता है, क्योंकि जब तक कोटेशन आप नहीं दोगे तब तक आपका वो लोन सेंक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें टर्म लोन होता है, इस स्कीम में टर्म लोन यानी कंपोजिट लोन होता है इसमें, यानी सीसी भी होता है और टर्म लोन भी होता है। लेकिन कई चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नए होते हैं, वो समझ में नहीं आता है। ठीक है? जब भी आप डेयरी खोलते हैं, डेयरी में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेयरी में आपको जब भी खोलना है तो आपको एक काऊ भी आपको रखना है और आपको बुफैलो भी रखना है, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा आपको काऊ भी नहीं रखना है, ज़्यादा आपको बुफैलो भी नहीं रखना है, ठीक है ना? इतना रखिए जितना आपके पास वर्तमान समय में आपके पास सीमित साधन हो, आपके पास सीमित इसका जो जिसको फीड है वो भी उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है 10-5 इकट्ठे लेके बांध दिए और पता लगा आपके पास फीड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो आप वो सही ब्रीड का चुनाव करिए, जहाँ से लाइए आप सही ब्रीड का चुनाव करिए, चाहे वो काऊ हो चाहे बुफैलो हो। आप जो है जब भी इनको लाएँ तो उनको सबसे पहले आपको काऊ एंड बुफैलो की पहचान होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुर्रा नस्ल की जो ब्रीड होती है बुफैलो की, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको जो देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब भी आप किताबी नॉलेज से जब बाहर आओगे, जब प्रैक्टिकली वहाँ पे देखोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आपको समझ में आती है। तो इसी मैं कह रहा हूँ कि आप जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई भले ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो पहले आप फील्ड में उतरिए। फील्ड में देखिए कि हाँ, ये चीज़ कैसे हो रहा है, वो चीज़ कैसे हो रहा है, दूसरों से भी आप जाके सीखिए। अगर आपके पास गाँव में आरी बगल आपका डेयरी फार्मिंग है, तो वहाँ से जाके आप कुछ गाइडेंस वहाँ पे ले सकते हैं उनसे। ऐसे नहीं आपको बताएगा वो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी जाएँ तो किसानों से आप बढ़िया तरीके से आपसे वहाँ पे बातचीत करना होगा। ठीक है ना? आपका पहला पॉइंट ये रहा कि आप जब भी डेयरी फार्मिंग के लिए आप बुफैलो या काऊ लाते हैं तो आपको सही ब्रीड का सिलेक्शन करना है, आपका चुनाव करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैं बात करता हूँ कि आप शुरुआत में ध्यान रखें कि कोई लेबर ना रखें। ठीक है? क्योंकि यहीं पे अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं ना। खुद तो करते नहीं है, लेबर के भरोसे रहेंगे आप। भैया लेबर क्या जाने, आप पढ़े लिखे हो, पहले ये बताओ, आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, आपने यूपी बोर्ड से एग्रीकल्चर भी कर लिया। आप अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जो काऊ की जो देख रहे होगी, जो फीडिंग होगी, वो आप अपने हिसाब से करोगे, अपने हिसाब से इसको मैनेजमेंट करोगे। ठीक है ना? आपको लेबर के भरोसे आपको नहीं बैठना है। अगर लेबर के भरोसे चीज़ें बैठ गए ना, यदि मैं गारंटी करता हूँ कि आप डेयरी फार्मिंग में डूब जाओगे, लेकर के बैठ जाओगे, फिर आप यही कहोगे डेयरी फार्मिंग तो बेकार है। ठीक है ना? आपको लेबर के भरोसे नहीं बैठना है, आपको खुद मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके आप डेयरी फार्मिंग में आप जो है छलांग आगे आगे की ओर लगा सकते हैं। ठीक है? इनका पानी हुआ, कैसे-कैसे क्या करना है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो पशु को देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसको केवल आप ही जान सकते हैं, आपका लेबर नहीं जान पाएगा वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट में, जब भी आप बिज़नेस करें तो आप खुद इसमें लगातार कंटिन्यू आप बने रहें, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, जब भी इसकी जो कटड़ी या जो कटड़ा होता है ना? जब भी इसको तगड़े, इसको जो इनको हेल्दी बनाइए, जब इनको हेल्दी बनाइए, साल 2 साल में इनको बड़े करिए अच्छी तरह से, इनको जो इनकी जो राशन है, जो उनको डाइट है, अच्छी तरह उनको दीजिए, है ना? ताकि आपका वो चीज़ देखने में अच्छा लगे। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पशु ज़्यादा मात्रा में तो हो जाते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। क्योंकि देखिए आज के वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि काऊ का जो रेट है वो डाउन हो चुका है, अब फलों का रेट जो है वो लगभग लगभग वो हाई बढ़ता गया है। ठीक है ना? गाय में मैं आपको 2 ब्रीड, अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए अगर आप रखना चाहते हैं, 2 ब्रीड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पहला ब्रीड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो होता है जर्सी, और एक होता है शाहीवाल, ठीक है? और तीसरी ब्रीड आपकी गिर होती है ना। जो गिर नस्ल होती है, यही 3 नस्लें ऐसी हैं जो आपको डेयरी फार्मिंग में सबसे बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है ना? बुफैलो में मैं आपको 2 बुफैलो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पहला बुफैलो जो पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन की सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है, उसको बोलते हैं मुर्रा नस्ल की ब्रीड, ठीक है ना? क्योंकि मुर्रा नस्ल अगर सही ब्रीड होगी, तो अगर वो फर्स्ट आपको जब भी खरीद के लाना है, एक ही धारणा है, ठीक है ना? बुफैलो जब भी आप खरीद के लाएं तो आपको सेकंड लैक्टेशन या थर्ड लैक्टेशन की ही लाना है, आपको फर्स्ट लैक्टेशन का आपको नहीं लाना है। क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन में आपको इसका मिल्क का जो आकलन होगा आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना? जहां से आप लाओगे वो भी नहीं आकलन लगा पाएगा, और आप तो एक मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो तो आप भी उसका आकलन नहीं लगा सकते हो। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए जब भी आप ब्रीड लाएं तो सेकंड लैक्टेशन या थर्ड लैक्टेशन के ही लाएं। ठीक है ना? इससे क्या होगा, लेने वाला और प्लस देने वाला जो होगा उसके प्रति जो है विश्वसनीय बना रहेगा। ठीक है ना? ये रहा। और जो चौथा पॉइंट है, जब भी ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे जैसे मान लीजिए पशु के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना, उनकी फीडिंग कैसे करेंगे। फीडिंग जब आप सही करोगे ना तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ये डेयरी फार्मिंग के विषय में आपको जानकारी रहा। तो लास्ट में, अगर आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर एग्री क्लिनिक एंड एग्रीबिजनेस सेंटर स्कीम की ट्रेनिंग अभी भी करना चाहते हो, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, किस जिले में होती है, ट्रेनिंग कौन करवाता है, ट्रेनिंग करवाने के बाद मैं कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। यानी ये समझिए कि आपको सब्सिडी अगर लेनी है तो आपको ये ट्रेनिंग करना आपके लिए जो बेहतर ज़रूरी रहेगा। क्योंकि जब भी मैं किसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बता इसके बारे में अगर जानकारी मैं उसको देता हूँ, तो सबसे पहले मुझसे यही सवाल करता है कि अगर ट्रेनिंग करने के बाद मैं कौन सा बिजनेस करूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होता है, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है? जब भी आप इंटरव्यू में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप जो है वहाँ पे ट्रेनिंग को पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना? जो नए स्टूडेंट हैं जो इसके बारे में, एग्री क्लिनिक एंड एग्री वेटरनरी के बारे में बिल्कुल जानकारी इनको नहीं है, तो मैं आइकन पे लिंक लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के